एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और आज मैं बात करूंगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। आज मैं बात करूंगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के बारे में। तो बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसी पेशेंट में हो जाता है तो मोस्टली पेशेंट्स जो है उनमें हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, एक रूटीन टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, जिसमें आपका सीबीसी हो सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट हम करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट हम कराते हैं, रूटीन यूरिन का टेस्ट कराते हैं, यूरिन कीटोन्स हम उसमें कराते हैं डिपिस्टिक द्वारा, यूरिन कल्चर या ब्लड कल्चर भी हम पेशेंट का कराते हैं अगर पेशेंट को हमें डाउट लगता है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन का कारण लग रहा है। और इसमें हम आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं। और एक टेस्ट होता है एबीजी, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जिसमें पेशेंट की पीएच को देखते हैं, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट का ब्लड एसिडिक हो जाता है क्योंकि पीएच पेशेंट की कम हो जाती है। तो उसी पीएच को डिटेक्ट करने के लिए एबीजी का टेस्ट होता है, जिसमें बाकी और भी पैरामीटर्स हैं जो हम इसमें देखते हैं पेशेंट का। फॉस्फोरस लेवल हम पेशेंट का करा सकते हैं और पेशेंट का ईसीजी कराते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया पेशेंट को। चेस्ट एक्स हम कराते हैं पेशेंट का, कोई पल्मोनरी कोई लंग्स का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस थी जो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में कराते हैं। और भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो पेशेंट के इलाज के दौरान जो भी हमें यहाँ दिक्कत लगती है तो उसके अकॉर्डिंग हम वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो आप कैसे मैनेज करोगे। पहले तो मोस्टली पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे पेशेंट को घर पे ट्रीट नहीं किया जाता है, हमेशा एडमिट करके ही और कई बार आईसीयू सेटअप में रखकर ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से। तो सबसे पहले जो हमारा रहता है क्राइटेरिया में पेशेंट का फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमें कितना करना है, तो नॉर्मली हम जनरली हम जो जानते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में 6 से 9 लीटर पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसको हमें 2 से 3 लीटर फ्लूइड हमें पेशेंट का 1 से 3 घंटे के अंदर रिकवर करना होता है और 50% फ्लूइड पेशेंट का 8 से 12 घंटे में हमें रिकवर करना होता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपका है पेशेंट का जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, जिसको हमें पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन होता है पेशेंट को उसको हमें कंप्लीट करना होता है, उसको पूरा करना होता है। दूसरा होता है आपका कि कौन सा फ्लूइड मोस्टली हम इसमें यूज करते हैं। हम इसमें मोस्टली क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस थेरेपी का, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इलाज हम करते हैं, उसका होता है आपका इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन हम इसमें सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं, इसमें हम आईवी इंसुलिन देते हैं, इसलिए इसमें हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। जो आईवी देते हैं इसमें हम पहले आईवी बोलस देते हैं पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसका कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलाते हैं, जिसमें पेशेंट का इंसुलिन पर आवर के हिसाब से पेशेंट को मिलता रहता है। हमें पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज जो टारगेट लेवल होता है वो 250 से नीचे लाना होता है। जब पेशेंट का एक बार शुगर 250 से नीचे आ जाता है तो तब हम पेशेंट के जो इन्फ्यूजन है उसके साथ साथ हम पेशेंट को डेक्सट्रोज भी ऐड कर देते हैं, ताकि पेशेंट का जो शुगर लेवल है ज्यादा डाउन ना जाए, लो ना जाए। और धीरे धीरे उसी थेरेपी को जब पेशेंट का शुगर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है और पेशेंट के कीटोन्स नेगेटिव हो जाते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट को हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा मैनेजमेंट होता है इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें जब हम इंसुलिन थेरेपी हम देते हैं पेशेंट को तो इसमें कई बार पोटेशियम वगैरह लो होने के चांसेस होते हैं। तो पहले हम पोटेशियम का टेस्ट जरूर करा लें। अगर पोटेशियम की वैल्यू 3.3 से ज्यादा नीचे जा रही है तो हम इंसुलिन देने से पहले पोटेशियम का करेक्शन करते हैं। नहीं तो अगर पोटेशियम पेशेंट का ठीक है तो इसमें हम पेशेंट का पोटेशियम टाइम टू टाइम उसको मैनेज करते रहते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमने कर दिया, पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी दे दी हमने, और इलेक्ट्रोलाइट हमने देख लिया पेशेंट के, अगर कोई कमी है तो इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट भी हमने पेशेंट का कर देते हैं। दूसरा होता है अगर पेशेंट का फॉस्फेट लेवल लो जाने के चांस होते हैं, तो इस केस में भी हम पेशेंट को अगर फॉस्फेट लो होता है तो पेशेंट को फॉस्फेट के लिए थेरेपी दी जाती है, फॉस्फोरस को ठीक किया जाता है पेशेंट का। दूसरा, अगर पेशेंट को आपका इन्फेक्शन लग रहा है कि इन्फेक्शन है, तो जैसे कि हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन कल्चर ब्लड कल्चर भी कराते हैं। अगर उसमें कोई आपका इन्फेक्शन आता है और वो हमें लगता है कि हाँ ये कल्चर आपका कोई सेंसिटिव है, बैक्टीरिया जो भी मेडिसिन आपके सेंसिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। अगर हमारे पास कोई कल्चर की रिपोर्ट नहीं है तो हम एम्पेरिकल थेरेपी चलाकर पेशेंट को एक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो चलाकर पेशेंट के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पीएच 7.2 से नीचे जाता है, हर डीके के पेशेंट को बाइकार्बोनेट थेरेपी नहीं दी जाती, कुछ ही कंडीशन में हम पेशेंट को बाइकार्बोनेट थेरेपी देते हैं। अगर ब्लड पीएच 7.2 से या 7 से नीचे चली जाए तो ही हम पेशेंट को बाइकार्बोनेट थेरेपी देते हैं, नहीं तो हम पेशेंट के कीटोन्स नेगेटिव होने का वेट करते हैं। उसके बाद खुद ब खुद पेशेंट का जो पीएच है, ब्लड पीएच है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है।
था मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के, कि क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं और क्या मैनेजमेंट हम पेशेंट का करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट को हो सकती है। पहले तो अगर बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में आपका सेरिब्रल इडिमा हो सकता है, यानी कि ब्रेन में सूजन आ सकती है। आपका पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा लो जा सकता है, जिसमें आपको आपकी लाइफ थ्रेटनिंग आपका हाइपोकैलेमिया हो सकता है। आपको शुगर लेवल इंसुलिन थेरेपी के दौरान जा सकता है, यानी कि आपको हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स भी बीच बीच में आ सकते हैं अगर सही से मॉनिटरिंग आपकी नहीं हो रही है। आपको पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, यानी कि अगर हम आपका बहुत ज्यादा आपका फ्लूइड बहुत कम समय में ज्यादा फ्लूइड आपके अगर बॉडी को दे दें तो आपको लंग्स में पानी बढ़ सकता है, जिसको हम एक्यूट पल्मोनरी इडिमा कह सकते हैं। कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, यानी कि वेन्स में क्लोट्स वगैरह बन सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ पेशेंट को बन सकती है। और आपका दूसरा होता है पेशेंट को सेप्सिस बन सकता है, यानी कि ब्लड में आपका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आपको सेप्टिक बना सकता है। तो ये सब की कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो मैनेजमेंट होता है प्रेग्नेंट फीमेल में लगभग सिमिलर होता है, जो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। फर्क बस इतना होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है, तो उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत ज्यादा होती है। दूसरा, उसको ग्लूकोज लेवल को जल्दी जल्दी मॉनिटरिंग करना होता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे भी पेशेंट को कीटोन्स बने रह सकते हैं। दूसरा होता है फीटल मॉनिटरिंग, यानी कि ज्यादा अगर आपने अगर एक्शन कर दिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो फीटस को नुकसान पहुंच सकता है, तो फीटल मॉनिटरिंग भी बराबर टाइम टू टाइम चलती है पेशेंट की। और दूसरा होता है पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं, जो कि टोकोलिटिक ऑफ चॉइस होता है डीके के पेशेंट में, क्योंकि डीके के पेशेंट में प्रेग्नेंट फीमेल को प्री टर्म लेबर होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको हमें रोकना होता है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना पड़ता है। लगभग बाकी का ट्रीटमेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का प्रेग्नेंट फीमेल में भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के जैसे ही होता है। तो ये सब था हमारा जो ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में। बाकी और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।